वेलकम टू माय चैनल। हम हाजिर है एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ जिसमें हम आपके साथ पीएसटी मर्दार डिवीज़न का सेकंड पार्ट शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और जहां पर कंसेप्ट की जरूरत होगी वहां पर हम कंसेप्ट भी डिलीवर करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और आपने कोई भी एमसीक्यूज स्किप नहीं करना। अगर आप कोई एमसीक्यूज स्किप करेंगे तो नफा नुकसान आपका अपना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। 51 नंबर है, dash occurs when teacher use evidence of students learning to make judgments on student achievement against goal and standard। की बिना पर उसकी जजमेंट की जाए कि इसको ये कंसेप्ट क्लियर है या इसको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जब जजमेंट की बात आ जाए तो ये आपके पास समेटिव असेसमेंट होगा और ये आपके पास एट द एंड होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो डी नंबर ऑप्शन है ये इन्होंने मिस टाइप किया हुआ है। इसमें आता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट generates timely students achievement information to evaluate। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके पास एक कंटिन्यूड प्रोसेस है जो कि एक टीचर अपने लेक्चर के दौरान जो है इस्तेमाल करता है और टाइमली अपने स्टूडेंट को नोट करता है कि उनको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बीच बीच में वो क्वेश्चन आंसर कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के। 3 नंबर 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी। इसको सोल्व करना है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। 1 किलो आवाट का मतलब है 1 किलो, किलो का मतलब होता है 1000, तो आप इस किलो की जगह डालना है 1000 डालना है। और वाट जो है ये आपके पास यूनिट है। मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा क्या, आवर। तो आवर में आपके पास 1 आवर में आपके पास 3600 सेकंड होते हैं, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3600 सेकंड। तो अब जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ आप 3600 मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आ जाएगा और ये 3 जीरो भी इसके साथ लगा लेंगे तो आपके साथ हो जाएगा 3600 और साथ में आप लगाना है 30 मजीद लगाने हैं। एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या होगा, वो जॉल है। तो जॉल जो है एनर्जी का यूनिट है। जो मीटर का यूनिट है वो आपके पास 1 किलोवाट आवर है। 54 नंबर, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की पेस विद द अर्थ एंड कंप्लीट 1 ऑर्बिट इन डैश। तो आपके पास जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं जो कि ज़मीन का जायजा लेते हैं और ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो ये अपना ऑर्बिट या अपना जो रोटेशन होता है ज़मीन के इर्द गिर्द वो एक दिन में कंप्लीट करता है। नेक्स्ट आपके पास है 55 नंबर, विच लिविंग थिंग वाज सेंट बाय सोवियत यूनियन इन स्पेस ऑन 3 नवंबर 1957। और ऑप्शन है डॉग। 56 नंबर, द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश। तो यहाँ पर एटमोस आता है जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल पार्टिकल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है एटमोस, ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर, सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन डैश। हल होने की सलाहियत किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो आपके पास डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट कितना है, जिस चीज़ में ये हल हो रहा है वो कितना है, यानी पानी जो भी आपके पास है। द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, और कितना सॉल्यूट आप इसमें हल कर रहे हैं। एंड द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है। ये तीनों जो है सोलिबिलिटी के फैक्टर है। अगर आप क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा करेंगे तो सोलिबिलिटी की सॉल्यूट की ज़्यादा होगी। अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा करेंगे और सॉल्वेंट को कांस्टेंट रखेंगे तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। और द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन पे किस तरह डिपेंड करता है, जनरली सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ सोलिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। देयर आर 243 रो ऑफ एप्पल्स ट्री इन ए फार्म। इफ ईच रो हैज 21 एप्पल्स ट्रीज, फाइंड द टोटल ट्रीज इन द फार्म। 43 रोज हैं और हर रो में आपके पास 21 एप्पल्स की ट्री है, तो आपके पास जो टोटल एप्पल्स की ट्री है वो कितने हैं। तो आपने सिंपल 243 और 21 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आता बल्कि आंसर आता है 5103 आता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसमें कन्फ्यूजिबल है, लेकिन इसमें आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी इसमें आता है नन ऑफ दिस। 59 नंबर, फराज नीड 49.5 pages of a book in 11 hours. Find the number of pages he read in 1 hour. 11 आवर में 49.5 पेजेस को रीड करता है। तो आपने बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेज को आपने बताना है इन 1 आवर। तो 1 घंटे में वो कितने पेज को पढ़ सकता है। तो आपने सिंपल 49.5 को डिवाइड करना है 11 पर। 0.5 को यहाँ पर लिखना होगा और यहाँ पर 11 लिखना होगा, 11 पर डिवाइड करना होगा। 11 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 49 आ जाए या इसके करीब तरीन नंबर आ जाए। तो हम इसके साथ अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ हो जाएगा 44 आ जाएगा, 44, और इससे रिमाइंडर जो है वो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 है ये पॉइंट के बाद है। जब पॉइंट के बाद हम नंबर उतारेंगे या वो इस्तेमाल होगा तो ऊपर हमने पॉइंट लेना है लाजमी।
तो हम लेने के 4 पॉइंट। अब 11 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि आपके साथ क्या आ जाए, ये 55 आ जाए, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 4.5, यानी आपके पास वो 1 आवर में 4.5 पेजेस को रीड करता है। Which of the following is a straight angle? तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, दो लाइंस के दरमियान में जो एंगल होता है वह 180 हो जाता है, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन ये है और दूसरा लाइन जो है वो आपके पास ये हो जाए इस तरह, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 180 होता है और 180 का जो एंगल होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। 61 नंबर 0.6 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश, और ऑप्शन में सारे के साथ जो है सेंटीमीटर है। तो हमने अपने चैनल पर प्रीफिक्स को याद करने का और प्रीफिक्स की वैल्यू याद करने के लिए एक वीडियो डाली है और जिसमें हमने एक फार्मूला बताया है कि किस तरह आप जो है प्रीफिक्स को याद कर सकते हैं। तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर और फिर होता है मिलीमीटर, ठीक है। तो जो सेंटीमीटर होता है ये आपके पास 10⁻² होता है और ये आपके पास 10⁻³ होता है। तो यहाँ पर हमने मिलीमीटर की जगह जो है, यहाँ पर हमने मिलीमीटर की जगह है वो सेंटीमीटर डाला है, तो हम डाल सकते हैं 0.6 अपनी जगह पर, और ये जो मिली है इसकी जगह हम डालेंगे 10⁻³ है, -3, और साथ में डालेंगे यूनिट मीटर डालेंगे। यानी हमने यहाँ पर मिली की जगह जो फर्स्ट m है ये आपके पास जो है प्रीफिक्स है 10⁻³ है, तो इसकी जगह हमने 10⁻³ डाला है। अब क्या करना है, 0.6 लगा लेंगे मल्टीप्लाई 10 पावर, ये से हमने बनाना है 10⁻² भी बनाना है, इससे हमने सेंटी बनाना है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि 10⁻1 को अलग लिखेंगे और 10⁻² को अलग लिखेंगे। इस पर हम जो है बेस सेम पावर शुड बी एडेड वाला कंसेप्ट अप्लाई कर लेंगे। तो ये आपके पास ये आपके पास आ जाएगा 10⁻², ये आपके पास सेंटी हो जाएगा। और ये जो आपके पास है 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻1, इसका मतलब है 1/10, और स्टैंडर्ड फॉर्म वाला रूल अप्लाई करें तो ये पॉइंट जो है मजीद इस साइड पर चला जाएगा, आपके पास हो जाएगा 0.06 आ जाएगा। या सिंपल आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, जब इसको आप 10 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.06 आ जाएगा। और ये आपके पास ये जो क्या है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम प्रीफिक्स डालेंगे, सेंटी डालेंगे और ये आपके पास हो जाएगा मीटर। तो इस तरह 0.6 मिलीमीटर जो है वो आपके पास बराबर है 0.06 सेंटीमीटर के। 52 नंबर सॉल्व 9 - 3x = 12x, और यहाँ से आपने x की वैल्यू को मालूम करना है। तो बहुत ही आसान है, आपने क्या करना है, आपने इस नंबर को इस नंबर की तरफ ले जाना है। तो ये आपके पास हो जाएगा -3x = 12, और ये 9 यहाँ पर प्लस था तो हो जाएगा यहाँ पर -9, और -3x = 12 - 9 से 12 - 9 से आपके पास आंसर आता है 3 आता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, आपने x को मालूम करना है। यहाँ पर जो है x के साथ -3 मल्टीप्लाई में है, जिसको ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर -3 यहाँ पर डिवाइड करना होगा और यहाँ पर भी डिवाइड करना होगा। यहाँ से -3 कैंसिल हो जाएगा, और जबकि इससे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, और 3/3 से आपके साथ 1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर बी है, -1 है। बड़े सरहद किस शायर को कहा जाता है, तो ये आपके पास मिर्ज़ा महमूद सरहदी है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वजह शोहरत इनकी क्या थी, तो उनका मज़ाहिर थे। 65 नंबर वो मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब ले डैश कहलाता है, तो इसको हम मुरक्कब ताम कहते हैं। जब सुनने वाले को पूरा मतलब ना समझ में आए तो उसको हम मुरक्कब नाकिस कहते हैं। 66 नंबर डैश इज द रिप्रोडक्टिव बॉन्डिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस लार्ज मॉलिक्यूल्स। जब आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल जमा होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है तो इसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन से कहते हैं, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं इसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी पॉलीमर्स इकट्ठे होकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है उसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। 67 नंबर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू स्मॉलर यूनिट्स। जब आपके पास कोई यूनिट जो है वो स्मॉलर यूनिट में डिवाइड हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बड़ा न्यूक्लियस है और ये आपके पास जो है 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाए तो इसको हम कहते हैं, इसको हम फिजन कहते हैं। आपके पास 2 छोटे न्यूक्लियस हो, इस तरह 2 न्यूक्लियस हो और वो कंबाइन होके आपके पास क्या बन जाए, एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाए, तो इसको हम फ्यूजन कहते हैं। 68 नंबर ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इन ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम केटाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है, मैं एक आयनिक कंपाउंड ले रहा हूँ, NaCl ले रहा हूँ, NaCl, तो ये आपके पास प्लस है और ये आपके पास माइनस है। तो ये आपके पास कंपाउंड है, तो ये जो आयन है
ये आपके पास क्या है, ये आपके पास केटाइन है, इसको हम केटाइन कहते हैं। और ये आपके पास क्या है, ये एनाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सीज हैव नो डिफाइनेट शेप, तो आपके पास इरेगुलर गैलेक्सी है जिसकी डिफाइनेट शेप नहीं है, इसके लिए इस गैलेक्सी की आपके पास इरेगुलर शेप है, तो हमने ये वाला ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन नंबर सी लगाना है। आवर सन वाज फॉर्म्ड इन ए क्लाउड ऑफ ए गैस एंड डस्ट अबाउट 7 क्लास के जनरल साइंस से एमसीक्यूज उठाया गया है, जिसमें सन की पैदाइश के बारे में बताया है। 4.5 बिलियन ईयर अगो जो है सन की जो है पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट आपके पास 10 क्लास के मैथ्स के एमसीक्यूज है। ए कार्ड इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कार्ड इज डेड। एमसीक्यूज काफ़ी ट्रिकी है। ए कार्ड इज 3 सेंटीमीटर, आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है और इसमें यह सेंटर है और ये आपके पास कार्ड है। ये कह रहे कि ए कार्ड इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसका मतलब है कि ये जो कार्ड है ये आपके पास सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर है। एंड रेडियस जो है इस सर्कल का, तो इस सर्कल जो रेडियस है यानी आपके पास ये क्या है, ये आपके पास 5 है, 5 सेंटीमीटर। 10 क्लास में आपके पास एक थ्योरम है कि जब ये आपके पास किसी सेंटर से परपेंडिकुलर किसी कार्ड पर ड्रा होता है तो इसको बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि AC जितना होगा उतना BC भी होगा। लेकिन सबसे पहले आपने AC को मालूम करना है, तो AC को मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 55 आ जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा और BC जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो आपके पास 3 स्क्वायर है, तो आप लगा लेंगे डायरेक्ट 9 लगा लेंगे और 9 से इसे माइनस करेंगे, तो 25 माइनस 9 से आपके पास हो जाएगा 16 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा AB स्क्वायर हो जाएगा। जब आप दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो AB हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये भी आपके पास 4 होगा, तो 4 + 4 आपके पास 8 आ जाएगा। तो इसके साथ, तो इस तरह आपके साथ ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। 72 नंबर, टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू डैश, तो टेंजेंट थीटा जो है वो उसकी वैल्यू आपने डालनी है, तो टेंजेंट थीटा आपके पास जो है बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो आप लगा लेंगे साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। और जो कॉट थीटा है वो आपके पास बराबर होता है, वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो आपने कॉस को ऊपर लिखना है और साइन को नीचे लिखना है। इस तरह आपने क्या करना है, 2 फ्रैक्शन है तो आपने इसका एलसीएम लेना है, तो कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन थीटा, साथ में आप लगा लेंगे स्क्वायर और प्लस और कॉस थीटा और कॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है वो आपके पास प्रॉपर्टी है जिसमें ये आपके पास 1 के बराबर है और डिवाइड बाय आ जाएगा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब इसकी जगह हम डाल सकते हैं 1 बाई साइन थीटा और 1 बाई कॉस थीटा, और 1 बाई साइन थीटा और 1 बाई कॉस जो है वो बराबर होते हैं कोसेकंड थीटा, जो 1 बाई साइन थीटा है वो कोसेकंड थीटा के बराबर है और 1 ओवर कॉस जो है वो आपके पास सेकंड थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर आपके पास कोसेकंड थीटा इंटू सेकंड थीटा, ये आपके पास राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 1187 जंग हतीन में कितने ईसाई हलाक हुए, तो आपके पास 1000 थे। 74 नंबर, क्लासरूम असेसमेंट इज डैश बिकॉज टीचर यूज इट टू फाइंड आउट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ड्यूरिंग द इन प्रोग्रेस क्लास इंस्ट्रक्शन। क्लासरूम जो असेसमेंट होती है इसमें टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करता है, तो इस किस्म के असेसमेंट को हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं, जिसमें टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करता है, तो इसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। 75 नंबर, जुमला इस्मिया के फाइल को मुब्तदा और सिफत को जो है वो खबर कहते हैं। 76 नंबर, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश को देख कर घर याद आया, किसका शेर है, तो ये आपके पास गालिब का शेर है। 77 नंबर, देश में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो ये आपके पास मक्ता होता है। गज़ल या नज़म की जो लास्ट शेर होता है उसको हम मक्ता कहते हैं और फर्स्ट शेर को हम मतला कहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन है मक्ता। प्लांट्स रिक्वायर्ड ए नंबर ऑफ सोइल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपके पास होता है पोटाशियम होता है। एन ओवल एयर कैन हेयर साउंड ओनली इफ इट फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन डैश, तो ओवल जो है उसकी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है वो 200 से लेकर 12,000 हर्ट्ज के दरमियान होती है, तो इसके दरमियान में जो साउंड है वो सुन सकता है। सोलर हीट एनर्जी रीचिंग द अर्थ ईच ईयर इज मोर देन, दुनिया को जितनी एनर्जी की जरूरत है उससे 10,000 गुना ज़्यादा एनर्जी है जो सन प्रोवाइड करती है। फाइंड थीटा व्हेन L इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर और R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो आपने थीटा को मालूम करना है। ये आपके पास 10 क्लास का MCQs है।
थीटा आपने मालूम करना है। लेंथ ऑफ द आर्क जो है 45 सेंटीमीटर है और r इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। हमारे पास इक्वेशन है L इज इक्वल टू r थीटा। आपके पास ये इक्वेशन है जिसमें आप L, R और थीटा को मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें थीटा को मालूम करना है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय r करेंगे तो यहाँ से r रिमूव हो जाएगा और थीटा ले जाएगा। और हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर थीटा लिखना है और इक्वल टू L बाई R लिखना है और हमने L और बाई R की वैल्यू डालनी है। तो लेंथ जो है आपके पास 45 है और R जो है आपके पास वो 9 है। तो 45 को जब 9 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 5 और 45 एक बार आ जाएगा 5, तो आपके पास हो जाएगा 5। जबकि यहाँ पर जो थीटा का यूनिट होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास रेडियन होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 5 रेडियन हो जाएगा। 10 क्लास की यूनिट 2 से MCQs आया है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके साथ दो रूट्स आएंगे, तो आपने इन दोनों रूट्स को जमा करके उसका आंसर बताना है। सम ऑफ रूट के लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b डिवाइड बाय a, -b बाय a। तो यहाँ पर माइनस डाल लें और b और a की वैल्यू आप देखें तो b जो है वो आपके पास क्या है, -3 है, -3 और a क्या है वो आपके पास 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 डिवाइड बाई 1 से आपके पास 3 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो सम ऑफ रूट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के दो आंसर होंगे और आंसर को निकाल कर फिर आप जमा करेंगे तो उससे आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। नंबर, राइटिंग इन नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस ऑफ वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज कॉल्ड। किसी नंबर को लिखते हैं, वो ये आपके पास 43 नंबर है। तो 43 नंबर जो है आप किस तरह लिखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये आपके पास 10 है तो आप लिखते हैं 4 × 10 लिखते हैं। फिर आपने बीच में लगना है प्लस डालना है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वो 3 है तो आप डाल सकते हैं 3 × 1 डालते हैं और सिर्फ 3 डालते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म के। आइडेंटिफाई द वर्ड टू विच प्रीफिक्स इज एडेड। ऐसा वर्ड बताएं जिसके साथ प्रीफिक्स जो है लगाया गया हो। तो किसी वर्ड के साथ स्टार्ट में कुछ लगाया जाए तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो बेईमानी लफ्ज़ होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो डिसलाइक है इसमें प्रीफिक्स यूज़ हुआ है। प्रीफिक्स जो कि स्टार्ट में लगाया जाता है और एक हाथ आपके पास होता है सफिक्स जो कि एंड में लगाया जाता है और इन दोनों को हम कंबाइनली एफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। असस कैमरा नेम द पंक्चुएशन यूज फॉर पोजीशन। तो यहाँ पर आप पोजीशन के लिए जो कामा इस्तेमाल हुआ है इसको हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। 86 नंबर, रफ वाल्डो एमर्सन इज द राइटर ऑफ ए नेशन स्ट्रेंथ। ये आपके पास पोएम है, 9 या 10 क्लास से पोएम है, उसके राइटर का नाम है। 57 नंबर, इन ए पोएम द वर्ड्स गोल्ड ओल्ड बोल्ड आर डेज। तो ये आपके पास राइमिंग वर्ड है क्योंकि आपके पास एंडिंग साउंड है वो एक जैसा है, तो ये आपके पास राइमिंग वर्ड है। 88 नंबर, इट वाज एन आइडियलिक डे। तो ये आपके पास क्या है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर आपने अंडरलाइन वर्ड की मीनिंग बतानी है, तो इसका मतलब है पीसफुल। 89 नंबर, जनरल ज़ियाउल हक रूल्ड पाकिस्तान फ्राम 1977 से लेकर 1988 तक। Who enforced the basic democracy system in October 1959 to introduce a new political system in country। तो यहाँ के पास अयूब खान थे। You are my sunshine। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट कंपैरिजन हुई है, तो यहाँ पर आपके पास मेटाफोर है। इससे पहले वीडियो में भी हमने मेटाफोर, सिमिली और स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर MCQs जो है इस पर आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मेटाफोर यूज़ हुआ है। जब भी आपके पास दो चीज़ों के दरमियान में डायरेक्ट कंपेरिजन हो तो इसको हम मेटाफोर कहते हैं। जब लाइक और एस का वर्ड इस्तेमाल हो तो इसको हम सिमिली कहते हैं। लिविंग थिंग की करेक्टर को नॉन लिविंग थिंग को दिया जाए तो हम फिर पर्सनिफिकेशन कहते हैं। डैश इज ए रीरिटन ए पोएम स्टेंजा प्रोज शेप। यानी आपके पास किसी स्टेंजा को आप रिवाइट करते हैं तो इसको हम पैराफ्रेज कहते हैं, यानी अपने वर्ड में आप बयान करते हैं तो इसको हम पैराफ्रेज कहते हैं। 93 नंबर, इन विच ईयर रूसिया अटैक अफगानिस्तान। तो आपके पास 1979 था। 94 नंबर, 9 क्लास के इस्लामियात से MCQs आया है। जनहू का मानी है, जनहू का मतलब होता है कि वो माइल हो जाते हैं। 95 नंबर, नज़्म ज़ब्त कवायद की रूह से कौन सा मुरक्कब है। तो यह क्लास मुरक्कब अत्व भी है, वो मुरक्कब जो दो इसम को वो के जरिए मिलाता है, हम मुरक्कब अत्वी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है मुरक्कब अत्वी है। 96 नंबर, क्रोमोसोम्स जीन एंड डैश आर द बेसिक ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम, जीन और DNA जो है ये आपके पास 3 चीज़ें होते हैं जो कि हेरिडिटी यानी विरासत की जो है वो बेसिक होती है, बुनियाद होती है। 97 नंबर, द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन अल्काइल इज डैश। तो आपके पास कौन से कलर का होता है, बस येलो होता है। 98 नंबर, इलेक्ट्रिक फाइल अराउंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन। जब आपके पास किसी जगह पर फायर लगती है या हीट होता है उस जगह का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, बट फायर अलार्म होता है उसमें इस तरह मेटल्स यूज होते हैं जिससे वो एक्सपेंड हो जाता है, या लिक्विड इस्तेमाल होता है जिसमें वो एक्सपेंड हो जाता है। 99 नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये आपके पास मिरर है, ये आपके पास जो है इसका फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट जहाँ पर जो है लाइट रे जो है वो फोकस करते हैं, ये आपके पास जो है पोल पॉइंट होता है। अब इससे लेकर
इसके दरमियान में जो पुल के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है कहते हैं फोकल लेंथ, इसमें आपके पास फोकल लेंथ है। द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द ड्राई सेल इज़ ए पेस्ट ऑफ डैश। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सोल्यूशन फॉर्म में हो या मोल्टन फॉर्म में हो, यानी इसको हम मोल्ड करते हैं, मेल्ट करते हैं और उसके बाद वो बिजली को या बिजली के करंट को पास करती है, तो इस चीज़ को हम फिर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है वो आपके पास क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।